वेलकम टू करंट जीके एकेडमी। आज 18 अक्टूबर 2020 है और 18 अक्टूबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन पे डीप में देखेंगे, कुछ को डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। 10+ क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूरा ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप ये ध्यान में रख सकते हो एज न्यूज़ के तौर पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है अभी यूनेस्को ने? विशाल वी शर्मा को। विशाल वी शर्मा को है वो यूनेस्को ने क्या किया है, राजदूत के पद के साथ संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के जो यूनेस्को की फुल फॉर्म रहते हैं उनके लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। वह जावेद अशरफ की जगह लेंगे। शर्मा के शीघ्र ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है। यूनेस्को ने लिए तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है आपको पता है? पेरिस। कहाँ पे है? पेरिस। और पेरिस कहाँ पे आपको पता है? फ्रांस के अंदर है। यूनेस्को के प्रमुख कौन है? ऑन्ड्रे अंजोले। कौन है? ऑन्ड्रे अंजोले वो यूनेस्को के प्रमुख है। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 के अंदर है वो यूनेस्को की स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपको ध्यान में रखना है। एक बार मैं फिर बोलूंगा, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में IWF ने निम्न में से किसे अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया अभी? माइकल ईरानी को। माइकल ईरानी को है वो जो ग्रेट ब्रिटेन के डॉक्टर माइकल ईरानी है, उनको IWF के संविधान के अनुसार IWF के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय जो भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। माइकल है वो ईरान को IWF के अध्यक्ष तामस अजान के इस्तीफे के बाद नियुक्त किया गया था। इससे पहले माइकल ईरानी IWF के चिकित्सा समिति के अध्यक्ष के रूप में भी वो सेवारत रहे। अभी जो माइकल ईरानी है उनका जन्म है वो अपने बॉम्बे भारत में हुआ था। और माइकल ईरानी रूमेटोलॉजी में एक प्रमुख चिकित्सक है जो एशफोर्ड अस्पताल NHS ट्रस्ट में एक सलाहकार रूमेटोलॉजिस्ट के रूप में काम करते हैं। वह IWF के एंटी डोपिंग आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। वह 1992 से IWF मेडिकल कमेटी के सदस्य भी थे। उन्होंने 1995 में 1990 तक यूरोपीय भारोत्तोलन महासंघ EWF चिकित्सा समिति के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। अभी IWF अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बुडापेस्ट हंगरी के अंदर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1905 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? अभी 36वां स्थापना दिवस मनाया गया। किसका? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। आपको पता है जो NSG है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का स्थापना दिवस है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये 36वां स्थापना दिवस था और भारत के सुरक्षा तंत्र में NSG की अहम भूमिका रहती है, जिसको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं। इसे अत्यंत साहस और व्यावसायिकता के साथ जोड़ा गया है। अभी ये NSG ये क्या रहता है? ये आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए एक संघीय प्रासंगिक शक्ति है। NSG का एक ऐसी ताकत है जो विशिष्ट स्थिति से निपटने के लिए सुसज्जित और प्रशिक्षित है और इसलिए इसका उपयोग असाधारण परिस्थितियों में आतंकवाद के गंभीर कृत्यों को विफल करने के लिए किया जाता है। इसे 1984 में स्थापित किया गया था। NSG लोकप्रिय रूप से ब्लैक कैट के रूप में जाना जाता है। ये एक आतंकवादी हमले, अपहरण और बंधक बंदी जैसी स्थितियों में संभालने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित देश के एक कुलीन स्ट्राइक फोर्स है। NSG जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। और इसके प्रेजेंट टाइम के जो महानिदेशक है वो कौन है? अनूप कुमार सिंह। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? NSG का सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। क्या है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा इसका है वो आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किसके द्वारा लिखित द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक का हाल ही में किसने विमोचन हुआ है? तो किसने लिखी थी? इसके लेखक कौन है? शशि थरूर। आपको पता है जो शशि थरूर है वो प्रसिद्ध लेखक भी है और राजनीतिक भी है। उन्होंने अपनी किताब द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स का विमोचन नवंबर 2020 में करने के लिए तैयार है। ये पुस्तक
एलएफ बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई है। शशि थरूर ने इस पुस्तक को दुनिया भर में और विशेष रूप से भारत में राष्ट्रवाद के सिद्धांत, विकास और अभ्यास का वर्णन अपने मैग्नम ऑप्स के रूप में किया है। द बैटल ऑफ इसमें क्या है, ये पुस्तक उनकी पुस्तक YIMA हिंदू का विस्तार स्वरूप है। ये राष्ट्रवाद, देश शक्ति, मानवतावाद, लोकतंत्र और उनकी उत्पत्ति के विचारों को ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करता है। इस पुस्तक ने वास्तविक भारतीयता की स्थापना की और 21वीं शताब्दी में देशभक्त और राष्ट्रवादी भारतीय होने का क्या अर्थ है वो इस पुस्तक के अंदर क्या किया है, विमोचन किया है। नेक्स्ट वन चलते हैं। हाल ही में माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा निम्न में से किस राज्य में हुई है? तो किस राज्य में हुई है? अभी JNK में, जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उन्होंने ये घोषणा की है कि सरकार 19 अक्टूबर से माई टाउन माई प्राइड नामक आंदोलन शुरू कर रही है, जो शहरी क्षेत्रों में बैक टू विलेज कार्यक्रम की तर्ज पर शासन कार्य करने के लिए है। इस कार्यक्रम के 3 मुख्य उद्देश्य रहेंगे: कस्बों में सार्वजनिक पहुंच, जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करना, दरवाजे पर सेवा प्रदान करना। अभी जो इसकी विशेषता क्या है माई टाउन माई प्राइड की, तो ये कार्यक्रम ऑन द स्पॉट शिकायत निवारण, जनता तक सेवाओं की जल्द डिलीवरी और जन केंद्रित परियोजनाओं का तेजी से निष्पादन भी सुनिश्चित करेगा। माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम डोमिसाइल, SC ST RBA LLB OBC प्रमाण पत्र, राजस्व सेवाओं जैसे दस्तावेज के समयबद्ध वितरण का अनुमान भी लगाता है। तो ये कार्यक्रम कहाँ पे शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर में, माई टाउन माई प्राइड। नेक्स्ट वन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत का निधन हुआ है? तो किस राज्य के मंत्री का हुआ है? अभी आपको पता है बिहार राज्य के जो पंचायती राज मंत्री है कपिल देव कामत, उनका कोविड-19 से क्या हो गया है? निधन हो गया है। ये जनता दल के वरिष्ठ नेता थे और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया? निधन हो गया है। ये बिहार के पंचायती राज मंत्री के रूप में कार्यरत थे। वह मधुबनी जिले बिहार में बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र से JDU विधायक थे और हाल ही के अंदर कोविड-19 से इनका क्या हो गया? निधन हो गया। ये बिहार के पंचायती राज मंत्री थे कपिल देव कामत। आपको पता है कोविड को मैं बार बार बोलता हूँ, आप इसको हल्के में ना लें। देखिए रोज एक न एक बड़े बड़े लोग हैं वो इससे मर रहे हैं, तो प्लीज इससे थोड़ा केयरफुली रहे। नेक्स्ट में चलते हैं। GST मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए अभी उधार लिए? तो कितने लिए अभी? 1.1 लाख करोड़ रुपए क्या किया है अभी? जो केंद्र सरकार है वो GST जो वस्तु एवं सेवा कर है उसके मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए स्पेशल विंडो के तहत 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी। स्पेशल विंडो के तहत उपयुक्त किस्त में अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1.1 लाख करोड़ रुपए सभी राज्यों को मिलाकर का उधार लिया जाएगा। GST मुआवजे के बदले में उधार ली गई राशि को राज्यों को बैक टू बैक ऋण के रूप में पारित किया जाएगा। इससे भारत सरकार के राजकोषीय घाटे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राशियों को राज्य सरकार की पूंजी प्राप्तियों के रूप में और इसके संबंधित राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के हिस्से में रूप में दिखाया जाएगा। ये उन ब्याज दरों में अंतर से बचने में मदद करेगी जो अलग अलग राज्यों द्वारा अपने संबंधित SDL के लिए लिए जाते हैं। नेक्स्ट वन चलते हैं। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने कपिला कलाम कार्यक्रम का हाल ही में शुभारंभ किया? तो किसने किया? अभी जो हमारे शिक्षा मंत्री है, कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। उन्होंने क्या किया है कि 15 अक्टूबर 2020 को बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए कलाम कार्यक्रम के लिए शुरू किया गया अभियान कापिला की शुरुआत की गई है। ये दिवस पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। अभियान के माध्यम से सरकार एक आविष्कार के पेटेंट के महत्व के बारे में शैक्षिक कार्यक्रमों को जागरूकता फैलाएगी ताकि भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाया जा सके। क्षेत्र में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने 15 से 23 अक्टूबर के सप्ताह को बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। क्या नाम दिया है? बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह 15 से 23 अक्टूबर के बीच में। सिस्टम के बारे में जागरूकता और पेटेंट के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया के महत्व के बारे में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए किया नए आयोग का गठन की अध्यक्षता निम्न में से कौन करेगा? तो कौन करेगा? अभी मदन बी लोकुर है ये एक सदस्य निगरानी समिति बनाई है। इसका क्या रहेगा?
जो आपको पता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य में जलने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकरी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया है। बेंच ने अदालत द्वारा नियुक्त पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण और हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को भी ये निर्देश दिए कि वे पराली के जलने और अन्य संबंधित मामलों की जांच करने के लिए खेतों की निगरानी के साथ लोकुर पैनल की मदद करे। नई समिति पराली जलाने से संबंधित मुद्दों की निगरानी करेगा और उसे रोकने के लिए आवश्यक कदम भी उठाएगा। इसमें सभी राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं, सचिवों के साथ साथ नेशनल कैडेट कोर जो एनसीसी है और राष्ट्रीय सेवा योजना और भारत स्काउट्स की सहायता भी मिलेगी। पैनल 15 दिनों के भीतर शीर्ष अदालत को पराली जलाने पर अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगी। आपको पता है, जब अभी ये जो सीजन चल रहा है इसके अंदर क्या रहता है, जो किसान है वो पराली जलाते हैं जिससे पोल्यूशन बढ़ता है, और वो पोल्यूशन कहाँ पे भी इफेक्ट करता है, मोस्ट प्रोबेबली राजधानी दिल्ली के अंदर करता है। तो उसको कम करने के लिए उसको नए जलाया जाए, उसके उपलक्ष्य के अंदर एक कमेटी की है। उस कमेटी के जो अध्यक्ष है वो है मदन बी लोकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को है वो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है वो मनाया गया है। इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पुअर्टी। ये क्या रहता है, जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है हर साल 17 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। दिन का उद्देश्य दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2020 की थीम थी वो एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए एक साथ अभिनय करना। इस वर्ष इस दिवस का विषय सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने की चुनौती से संबंधित है। इस वर्ष जनरल असेंबली यानी महासभा द्वारा इस दिन के घोषणा की 27वीं वर्षगांठ है। 22 दिसंबर 1942 के संकल्प में 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको चिन्हित किए गए। इस साल फादर जोसेफ रेसिंग की द्वारा कॉल टू एक्शन की 32वीं वर्षगांठ को भी चिन्हित किया गया। तो कब मनाया गया गरीबी उन्मूलन दिवस? 17 अक्टूबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेलेटर निम्न में से किस राज्य में बनेगा? तो किस राज्य में बनेगा? अभी गुजरात में बनेगा। गुजरात के अंदर है वो राज्य में ग्रीन फील्ड जिंक स्मेलेटर स्थापित करने के लिए वेदांता समूह की फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस सुविधा के लिए 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की चरणों में आवश्यकता होगी, जिससे 5,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे और 2022 तक चालू हो जाएंगे। प्रस्तावित 300 किलो टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता परियोजना में स्थानीय आदिवासी क्षेत्रों में युवाओं को बड़े रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। अभी जो प्रस्तावित संयंत्र का जो पहला चरण है वो 36 महीनों में चालू हो जाएगा। ये परियोजना निर्यात के जरिए घरेलू और वैश्विक जरूरतों को भी पूरा करेगा। नई सुविधा गुजरात में हिंदुस्तान जिंक के लिए पहली जीरो डिस्चार्ज तकनीकी के साथ स्थापित की जाएगी और दुनिया में सबसे कम लागत वाली स्मेल्टर में एक होगी। गुजरात में हुआ है। तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री कौन है आपको पता है? विजय रूपानी। कौन है? विजय रूपानी। और गुजरात के जो राज्यपाल है वो कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के अंदर एक स्कीम हुई थी सुफलाम सुजलाम। ये क्या थी कि जो नरेगा के तहत में सबसे बड़ी स्कीम थी, और गुजरात है वो सोलर रफ्टफ के अंदर भी पूरा भारत देश के अंदर प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए द हेल्थी लाइफ प्रोग्रामिंग लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने किया है? अभी HDFC ने। HDFC ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है अपने ग्राहकों के लिए। क्या नाम दिया था? द हेल्थी लाइफ प्रोग्राम। ये क्या है? भारत के जो प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंक है HDFC बैंक और अपोलो हॉस्पिटल्स ने हॉस्पिटलिक हेल्थ केयर सॉल्यूशन यानी पूर्ण स्वास्थ्य सेवा समाधान हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए सहयोग किया। ये कार्यक्रम HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए शुरू किया गया है ताकि ग्राहकों के लिए प्रक्रिया को सुविधाजनक और आसान बनाते हुए स्वस्थ जीवन को सुलभ और सस्ता बनाया जा सके। इसमें क्या रहेगा? ग्राहकों के पास अपोलो के डिजिटल प्लेटफॉर्म अपोलो 24/7 पर नो कॉस्ट पर इमरजेंसी अपोलो डॉक्टर की एक्सेस होगी, और इसमें और भी कई अन्य लाभ भी होंगे जैसे कि भुगतान के विकल्प का चयन और सभी अपोलो हॉस्पिटल में इलाज के लिए फाइनेंस में सुलभता। ग्राहकों हेल्थ केयर चेन में के लिए मेडिकल खर्चों के लिए भुगतान के लिए कि अधिकतम 40 लाख रुपए के असुरक्षित ऋण का लाभ भी उठा सकते हैं।
HDFC ने किया है, तो HDFC के CEO कौन है? आदित्य पुरी। कौन है? आदित्य पुरी है, वो HDFC के CEO है। और HDFC बैंक की जो टैगलाइन है वो क्या है आपको पता है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। और इसका मुख्यालय कहाँ पे HDFC का? तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, वो HDFC का मुख्यालय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल के थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।